नमस्कार। नमस्कार जी। परमपिता बाबा की जय। जी, आज का चर्चा का विषय बहुत ही समसामयिक है। इस पर लोग संसद में काफ़ी चर्चा हुई। संसद के बाहर भी सड़कों पर लोग काफ़ी इसकी चर्चा कर रहे हैं। कृषि एक ऐसा विषय है जिसमें लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 70% जो हमारी आबादी है उस पर निर्भर करती है। 70% का मतलब हो गया कि कम से कम 100 करोड़ लोग के जीवन से जो कृषि संबंधी व्यवसाय है, कृषि संबंधी व्यवस्था है, उससे लोग जुड़े हुए हैं। तो जहाँ 100 करोड़ लोगों की बात हो, वो विषय तो संवेदनशील होगा ही। तो इसलिए इस जो भी इसके संबंध में कानून बनेंगे, उस पर चर्चा भी होगी और पक्ष विपक्ष अपनी बातें कहेंगे और इसका निर्णय केवल किताब में क्या लिखा है, विधेयक में क्या लिखा है, इससे काम नहीं चलेगा। ये आने वाले समय में पिछले 1-2 वर्ष के बाद आने वाले 1-2 वर्ष के बाद कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उससे पता चलेगा कि ये विधेयक सही थे या गलत थे। अब हम इन विधेयक की बात करने से पहले हम चर्चा करते हैं और हम हमारी प्रौद्योगिक व्यवस्था में क्या है उससे पहले कि हमारी जो आज की जो व्यवस्था है, जो कृषि की व्यवस्था है और उनकी क्या समस्याएं हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। हम अपनी कृषि में देखते हैं हमारा देश की जो आबादी है उसका जो घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। विश्व के किसी भी अन्य देश से इसका घनत्व ज़्यादा है। विश्व के किसी भी देश से हमारा घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया? कम जमीन पर और उस जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आश्रित हैं। और ये जो जमीन है, इतनी बड़ी जनसंख्या को सहारा देती है। तो उसका ये भी कारण है कि हमारे पास में उपजाऊ जमीन काफ़ी है, जो कि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। चीन हमसे बहुत बड़ा देश है, उसके पास उपजाऊ भूमि नहीं है, उसके पास इस तरह की लैंड नहीं है। रसिया बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़ी खेती नहीं कर सकता, उतनी उसके संभावना नहीं, उसका तो पॉपुलेशन ही नहीं है पहले, इतने बड़े क्षेत्र को रखा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर वो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन हमारा जो देश है, उस देश से जो हिमालय की नदियाँ हैं, उन नदियों के पानी से हमारा पूरा क्षेत्र पानी की प्रचुरता से भरा हुआ है। जहाँ पानी की प्रचुरता नहीं है, वहाँ पर नहरों के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है, जिसका परिणाम यह है कि हम जो हमारे खेत हैं, जो हमारी ज़मीन है, और वो ज़मीन कौन सी ज़मीन है? वो हिमालय के पर्वतों पर जो ज़मीन थी, जो मिट्टी थी, मिट्टी नदियों के द्वारा वो मिट्टी नदियों के द्वारा हमारे पूरे भारतवर्ष के अलग अलग जगह पर वो फैलती गई और उन्हीं कारणों से हमारे यहाँ जो मिट्टी की जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, काफ़ी अच्छी है, जिस जिसके द्वारा हम अच्छी फसल लेते हैं। तो समस्या क्या है कृषि में? कृषि की जो समस्या, उसकी व्यवस्था क्या है? हम देखते हैं कि जो भी किसान जिनके पास खेत है, उन खेत की जो जोत है, जो उसकी प्लॉटिंग है, वो बहुत छोटी-छोटी रह गई। क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या खेतों के व्यवसाय पर ही निर्भरशील हो गई। वो निर्भरशील क्यों हो गई? क्योंकि जो गाँव में जो लघु उद्योग होते थे, कुटीर उद्योग होते थे,
वो सारे बंद हो गए। पहले गांव की एक व्यवस्था थी, वहां पर एक बढ़ई भी होगा, वहां पर एक सुनार भी होगा, वहां पर एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला भी होगा, वहां पर कोई और तरह की व्यवस्था होगी, वो हल बनाने वाला भी होगा, जो उसके उपकरण बनाने वाला भी होगा। तो ये सारे गांव में ये सारी चीजें होती थी। तो होता क्या था कि कुछ लोग खेती कर रहे थे, कुछ खेती के अंदर मजदूरी कर रहे थे, और कुछ लोग जो स्किल, जो शिल्पी व्यवस्था में थे, जैसे कि कपड़ा बुनना, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के सामान बनाना, कृषि के औजार बनाना, इन कामों में लगे हुए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि कुछ सारे लोग अपने अलग अलग व्यवसाय में लगे थे। बाद में जब से औद्योगिकरण हुआ, तो जो चीजें गांव में बनती थी, जो शिल्पकार थे जो गांव में उन चीजों को बना रहे थे, वो सारी चीजें कल कारखानों में बननी शुरू हो गई। कल कारखानों का मतलब क्या हो गया, शहरों में किसी एक जगह पर और इतनी प्रचुर मात्रा में बनेगा, और उसी व्यवस्था को, और वहीं से सब कुछ सप्लाई हो जाएगा हर जगह। अब कोई मिट्टी के बर्तन नहीं रखता, अब कोई कपड़े बनाने की मशीन नहीं रखता, हथकरघा नहीं रखता, अब कोई वहां बढ़ा ही नहीं रहता, क्योंकि हर एक चीज मशीन से बन करके और गांव तक पहुंच रही है। तो गांव में जो लोग थे, जो अलग अलग शिल्प से अलग अलग शिल्प से जुड़े हुए जो लोग थे, उनके द्वारा क्या हुआ, उनके पास काम नहीं है। जब उनके पास काम नहीं होगा, तो वो और क्या काम करेंगे, वो लोग खेती से जुड़ने लग गए। अब खेती पर और ज्यादा प्रभाव बढ़ने लग गया। इसके कारण खेत की जो होल्डिंग है, जो उसकी जोत है, और कम से कम होती गई। दूसरा, हमारी जनसंख्या बढ़ती चली गई। जनसंख्या बढ़ती हुई मतलब उसका एक अंदाज हम देते हैं। जब हम आजाद हुए थे, तो हमारी जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। आज हम 130 करोड़ पहुंच गए, मतलब 95 करोड़, 3 गुना ज्यादा आज हम लोग हैं। उन 3 गुना जो जो लोगों की वृद्धि हुई, उन वृद्धि लोग जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई, उनको हम काम क्या दे पाएंगे, काम नहीं दे पा रहे कहीं। और जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, कि ऐसे काम करें जिससे कि उनका जीवन यापन चलता रहे, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण फिर वो गांव में ही, जो उसके पास खेत है और छोटे खेत हो गए, तो लोग छोटे छोटे खेतों में खेती करने लग गए। उसका एक परिणाम ये हुआ कि जो खेती है अनइकोनॉमिकल हो गई, आर्थिक दृष्टिकोण से वायबल नहीं है वो खेती। मतलब हम जितना पैसा लगाते हैं उसको पैदा करने के लिए, वो जो वस्तु पैदा होती है, उसकी जो मार्केट में जो वैल्यू बनती है, उस वैल्यू से जब उसकी पूरी लागत देखी जाए, तो उसकी वैल्यू कम मिल रही है। तो क्या हो गया, अनइकोनॉमिकल प्रिपोजिशन तैयार हुआ। उससे क्या होगा, जो किसान जो लगा हुआ है, वो अपनी मजदूरी भी उस अन्न से नहीं निकाल पा रहा। होना क्या चाहिए था कि वो जो सामान पैदा कर रहा है, उस सामान की कीमत बाजार में जाकर इतनी हो जाए, जिससे कि वो, यदि उसने 3 महीने इस खेत में काम किए हैं अपना और अपने परिवार के साथ में, या किसी और उपकरण के साथ में, उसकी लागत और उसकी जो जमीन है, उसकी लागत का कुछ अंश, उसके बाद में जो उसने खाद बीज ये सब लगाया है, उसको लगाने के बाद में उसको कम से कम 30 से 40% फायदा होना चाहिए था। यदि ऐसा होता, तो क्या होता, फिर उसका जीवन स्तर थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ता। लेकिन
जब उसके पास लैंड छोटी छोटी होंगी तो कभी भी खेती इकोनॉमिकल नहीं होगी। और इकोनॉमिकल खेती का साइज क्या होना चाहिए? तो जैसे मान ले हम लोग का वृत्त क्षेत्र है, वृत्त क्षेत्र की जिस तरह की जमीन है जहां पर फसलें पैदा होती उगती हैं, तो 5 एकड़ का जमीन एक परिवार के लिए ठीक है। एक परिवार के लिए 5 एकड़ का जमीन ठीक है। पूरे जो हमारा क्षेत्र है उसमें यह देखा जाए, ऐसे कितने लोग हैं, परिवार होंगे जिनके पास 5 एकड़ की जमीन होगी? शायद ही 10% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा की जमीन होगी। 70-80% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 1 एकड़ से 2 एकड़ ही जमीन है या उससे भी कम है। तो 10% वाले वो लोग हो गए जिनके यहाँ संभावना है कि वो जब खेती करेंगे तो उनका जो खेती का आकार इतना बड़ा है कि उसमें वो वैज्ञानिक तरीके से भी खेती कर सकते हैं। मतलब उसमें ट्रैक्टर लगा सकते हैं, उसमें और भी अन्य तरह के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास में 1 एकड़ की जमीन है वो कैसे कर पाएगा? तो वो अपने परिवार का भरण पोषण उस 1 एकड़ की जमीन से नहीं कर पाएगा। तो ये आज की वर्तमान परिस्थिति हो गई। और उससे जुड़ी समस्या क्या है कि जो कृषक है, इसलिए जो बहुतायत में जो कृषक है, जो 80 से 85% लोग हैं, उनके लिए खेती उनके ऊपर एक बोझ की तरह है। वो छोड़ भी नहीं सकते और उससे उसका जीवन यापन भी नहीं चल सकता। अब उसके लिए दुविधा है। शहर में उसके पास उसके लिए कोई काम नहीं है और गांव में रह करके उसी खेती से अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं कर सकता, किसी तरह से अपना जीवन यापन चला रहा है। यदि घर में कोई बीमार हो जाए, कुछ और तरह की विपदा आ जाए, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन जरूरतों को पूरा कर सके। यही कारण है कि जब ऐसे किसान बैंकों से कर्जा ले लेते हैं कृषि के नाम पर, और घर में कोई विपदा की स्थिति आ जाए और खेती ठीक से ना कर पाए, तो वो कर्ज उनके लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। और हमने देखा है देश के बहुत सारे जगहों पर मर्यादावश किसी ग्लानि के तहत ऐसे किसान अपने आत्महत्या कर लेते हैं, अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं। उनके ऊपर इतना दबाव होता है कि मेरे ऊपर किसी का कर्जा हो गया। तो ये एक समस्या है। ये हमारी वर्तमान स्थिति थी, ये समस्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान किसी के पास नहीं है। केवल प्रौद्ध का जो सिद्धांत है, प्रौद्ध के सिद्धांत के अनुसार ये चला जाए तभी किसी को लाभकर बनाया जा सकता है, तभी इसमें लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। तो कुछ बातें हैं जो प्रौद्ध में कृषि के बारे में कही गई। उसमें से जो मुख्य बातें हैं हम उसको आपके सामने रखेंगे। एक बात है कि किसी को उद्योग का दर्जा दिया जाए। अब ये उद्योग क्या होता है और कृषि क्या है? अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो कृषि भी तो व्यवसाय है। कृषि व्यवसाय तो है, लेकिन जो सरकारें छोटे छोटे कल कारखानों को लगाने के लिए, छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए जिस तरह की सहूलियत प्रदान करती है, क्या वही चीजें किसान को मिलती है क्या? तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो यदि इसको उद्योग का जब दर्जा दिया जाएगा, उद्योग का दर्जा दो, जैसे मान लीजिए एक उद्योगपति है, छोटा सा ही सही, वो अपने छोटे से कारखाने में जहाँ 5-10 आदमी काम करते हैं और वहां पे कुछ सामान वो पैदा कर रहा है। जो वो पैदा कर रहा है सामान का, तो वो सामान को बाजार में बेचता है।
तो क्या सरकार बोलती है कि नहीं तुम इसको 2 रुपए में बेचो? उसकी मर्जी है, जितने में बेचे उसको। कभी उसको पैसा 10 रुपए भी मिल जाएंगे, कभी उसके पास में 2 रुपए भी मिलेंगे, कभी 5 रुपए मिलेंगे। तो जैसी मार्केट की कंडीशन होगी, क्यों उसके लिए फ्री मार्केट दे दिया, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं दी। लेकिन किसान की जब बात आई तो किसान के ऊपर उस तरह की व्यवस्था नहीं दी गई, और फिर नाना प्रकार से नाना प्रकार से विभिन्न नामों में उसके लिए जो कुछ भी किया गया, केवल इसलिए किया गया जिससे कि कुछ खास लोगों को फायदा होता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर घर पर जो आटा खरीद रहे हैं, 10 केजी का जो आटा आता है हमारे यहाँ, वो करीब करीब 350 रुपए का पड़ता है। तो गेहूं की जो आटा जो हमारे पास में आया, उसकी कीमत हुई 35 रुपए 1 किलो। और हम ये भी मान लेते हैं कि 1 किलो जो गेहूं है उससे 1 किलो आटा बनेगा। हालांकि थोड़ा सा उसमें वेस्टेज जाएगा, तो 1% का वेस्टेज होगा, उससे ज्यादा वेस्टेज नहीं रहता है। तो जब किसान गेहूं जब बेच रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है? एक तरफ हम जो ग्राहक है गेहूं का, जो खाने वाला है, जो उपभोक्ता है गेहूं का, उसको मिल रहा है, उसको देने पड़ते हैं 35 रुपए। जबकि जो आदमी जो उसको उगा रहा है खेत में, उस समय उसको मुश्किल से 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, इस तरह के उसको रेट मिलेंगे। फिर एमएसपी में मान लीजिए कुछ एक रेट आ गया, तो तो उससे भी कम दाम पे उसको बेचते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम एक, तो ये बीच का जो 20 रुपए है, ये 15 रुपए उसको मिले और हम 35 रुपए दे रहे हैं, तो बीच का जो 20 रुपए है, ये 20 रुपए किसके पास जा रहा है? ये जो बीच में जितने भी लोग हैं उस व्यवस्था से जुड़े हुए, जिसने गांव में या गांव के मंडियों में जिसने अनाज उस गेहूं को खरीदा और उस गेहूं को उसने आटा बनाया, उस गेहूं को उसने अपने यहाँ स्टोर किया कुछ दिनों के लिए, और जहां उसके उपभोक्ता है उस आटा के, वहां तक पहुंचाया, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया, उसकी जो भी देखभाल उसने की गेहूं की, और करते करते इस बीच में उसके अमूल्य बढ़ करके 20 रुपए ज्यादा हो गया, तो 15 रुपए से 35 रुपए हो गया। तो जो आदमी जो खेत से नहीं जुड़ा हुआ है, जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो खेती मेहनत का काम नहीं करते, उनको मिला 20 रुपए। जो उसको उगाता है, जो मेहनत करता है, जो दिन रात उसमें लगा रहता है, जिसके ऊपर पूरा जोखिम है, यदि उसने उगाया और पैदा नहीं हुआ तो उसका पूरा नुकसान है। यहाँ पर जब एक बार पैदा हो गया, उसके बाद से जिस आदमी ने लिया, उसका जोखिम बहुत कम है, उसकी जो वेस्टेजेस होगी बहुत कम होगी। लेकिन किसान के लिए तो जोखिम भी बहुत ज्यादा है, कि वो जब समय सामान ले लिया, तो उसे उगाने की कोशिश की और 3-4 महीने के पीरियड में मौसम खराब हो गया, कुछ और कारण हो गए, किन्हीं भी कारणों से खेती कम भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो बहुत बड़ा जोखिम है। तो होता क्या है, उद्योग में क्या होता है, जिस चीज में जोखिम सबसे ज्यादा है उसकी कीमत ज्यादा होती है, उसको उसको उसका लाभ उसको मिलता है। अब किसान के साथ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने कहा, जो प्रौद्योगिकी की जो मांग है, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। उद्योग का दर्जा मिलने पर, और जैसे अन्य लोगों को जो उत्पाद है वो उसकी जो प्राइसिंग है वो अपने आप से करते हैं, तो क्या होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिलने की संभावना रहेगी। कम भी मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन वो उसमें एडजस्ट करता रहेगा, उसकी मजबूरी नहीं रहेगी। अब इसमें देखिए होगा क्या, अब कॉस्ट के करने के 2 तरीके हो गए। एक तो हो गया टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप।
तो हमने अभी जो बताया है टॉप टू बॉटम, मतलब मार्केट में उसको 35 रुपए में खरीदने वाला व्यक्ति है जो जो रोटी खा रहा है, और अब उसकी एक कैपेसिटी है, वो 35 रुपए में खरीद रहा है, हो सकता है जरूरत पड़े 50 रुपए में भी खरीदेगा। तो वहां से वो ये कॉस्ट शुरू करें तो किसान को कितना पैसा मिलना चाहिए और बिचौलियों को कितना पैसा मिलना चाहिए, इसके ऊपर तो बहस होनी चाहिए। इसके ऊपर तो किसी को समझ में आना चाहिए किसको ज्यादा पैसा मिले किसको कम मिले। तो हम तो पाएंगे कि पैसा तो किसान को ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उसका जोखिम बहुत ज्यादा है। जो ट्रेडर्स हैं, बीच में जो लगे हुए लोग हैं, केवल व्यवसाय में लगे हुए जो लोग हैं, उनका जोखिम भी ज्यादा नहीं है, तो उनको पैसे कम मिलने चाहिए थे। तो ये तो 35 रुपए था, तो बीच वालों को 10 रुपए मिलता, 25 रुपए किसको मिलना चाहिए था? किसान को मिलना चाहिए। ऐसा होता क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट में जंगल का राज चलता है। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, ये जंगल की जैसी काम करती है। माइट इज राइट। जिसके पास बल है वही कानून बनाता है। तो बल किसके पास में है? जिसके पास पैसा है उसके पास बल है। क्योंकि ये पूरी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जहां भी चल रही है, इसको चलाने वाले लोग हैं वो पूंजीपति होते हैं। कभी वो प्रत्यक्ष रूप से हैं, कभी अप्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन चलाते पूंजीपति है। अब उसका उदाहरण ले, मान लीजिए एक आदमी को इलेक्शन लड़ना है, तो उसको एमएलए बनने के लिए 5 करोड़ रुपए उसने खर्चा किए या 1 करोड़ रुपए खर्चा किए मान लीजिए। तो ऐसा कोई बेवकूफ होगा कि जो समाज सेवा के लिए 1 करोड़ रुपए अपना खर्चा करके फिर इलेक्शन में आएगा और जीतेगा? कोई आदमी कर सकता है? यदि मुझे कहा जाए कि भाई तुम इलेक्शन लड़ो और तुमको समाज सेवा करनी है और फिर जाकर के इतने सारे खर्चे होंगे, कम से कम 1 महीने का जो प्रचार होगा या उसके पहले आपको 2-4 साल से आपको एक सबसे मिलना जुलना होगा, बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, बहुत सारे पैसे खर्चा होंगे इसमें, और सभी के अंदर ऐसी कोई मानवता की भावना, नैतिकता की भावना नहीं है। तो इनके ये जब जीतेंगे या इनको जिताने के लिए जो व्यवस्था है, तो वो जो पार्टियां हैं वो उनको पैसा देती हैं और कुछ लोगों से लेती भी है, कुछ लोगों को देती भी है। और वो पार्टियों का पैसा कहां से आ रहा है? पूंजीपतियों से आ रहा है। जिस पूंजीपति से वो पैसा ले रहे हैं, हजारों करोड़ की संख्या में उनके पास पैसे आते हैं, तो बाद में जब नियम कानून बनाए जाएंगे तो उनका हित रखा जाएगा, नहीं तो कोई क्यों पैसा देगा? तो इस मतलब प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो हम लोग जो भी थोड़ा सा इस मामले में सेंस रखते हैं, उनको सबको ये बात मालूम है। तो ये जो 15 रुपए से लेकर 35 रुपए जो मार्केट में जो आटा मिल रहा है, तो 20 रुपए जो क्यों ले जाता है एक पूंजीपति या जितने भी उस कड़ी में लगे हुए लोग हैं, उसका यही कारण है। वो जंगल राज है, माइट इज राइट, क्योंकि उसके पास शक्ति है, उसके पास बल है, वो ज्यादा संगठित भी है। किसान के पास बहुत कुछ है लेकिन संगठित नहीं है। किसान के पास में आर्थिक बल नहीं है। यदि उसको थोड़ी सी मदद मिलनी बंद हो जाए तो हो सकता है उसका जीवन ही विपन्न हो जाएगा। तो वो सड़क पर लड़ नहीं सकता। अभी जो हम लोग देखते हैं समाज, सड़क पर जो लोग आए हैं, उतरे हुए हैं, ये किसान ज्यादा नहीं है सर, ये भी किसानों के दलाल है। खैर वो एक अलग विषय है। वो या ऐसे किसान है जिसके बोले 10% वाले जो किसान है, जिनके पास लैंड होल्डिंग बड़ी बड़ी है, उनके पास यदि 1-2 साल में खेती नहीं भी करें तब भी उनका जीवन चलता रहेगा, ऐसे किसान भी होते हैं। प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में कहा गया
कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। तो जैसे उद्योग को बैंकिंग सपोर्ट रहता है तो उसको बैंकिंग सपोर्ट मिले। जिस तरह से उस अन्य उद्योगों को अपने मूल्य निर्धारण का एक राइट होता है, किसान को भी मिल जाए। यदि वो बेचना नहीं चाहता है अपना सामान, हमने पैदा किया, हम बेचना नहीं चाह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उस सामान को एक जगह रख करके बैंक से बोले कि भाई इसके ऊपर हमको इतना पैसा दे दो, और जब सामान की कीमत बढ़ जाएगी हम बेच करके फिर तुम्हारा भी पैसा चुका देंगे, कुछ जो पैसा बचेगा हम ले लेंगे। ये व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? यदि उद्योग होता तो ये व्यवस्था मिलती। उद्योग में क्या होता है, यदि किसी व्यापारी ने माल तैयार कर लिया और बैंक वाले से बोला भाई इतना माल हमारा तैयार हो गया है, इसको बेचने में टाइम लगेगा, तो उसके अगेंस्ट में हमको इतना पैसा दे दो, तो तुरंत बैंक वाला उसको पैसा दे देता है और उसके ऊपर अपना राइट बना लेता है बैंक कि हाँ जब भी तुम बेचोगे तो सबसे पहला अधिकार हमारा होगा, हम पहले अपना पैसा काटेंगे, बाद में तुमको पैसा देंगे। तो बात ठीक है। तो जब तक ये उद्योग नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा। तो उद्योग ही एक नहीं है। दूसरा जो है, हमने इसे कहा कि हमारी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी हो गई। जो छोटे किसान हैं वो लाभकर खेती कर ही नहीं पाएंगे। उसका एक ही विकल्प है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। मिल करके खेती की जाए। जैसे कोऑपरेटिव में क्या होता है कि किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी को 2.5 एकड़ है, 3 एकड़ है, जहां पर 7-7 जमीनें सेटी हुई हैं, सबने उठा करके एक एक प्लॉट बना लिया, एक कोऑपरेटिव फार्म की, और जिस रेशियो में उनकी जमीन है उसी रेशियो में उनकी शेयर होल्डिंग हो गई, उस कोऑपरेटिव के शेयर्स बन गए। और उसके बाद से क्या होगा, जब खेती बड़ी हो जाएगी तो खेती बड़ी होने के बाद में जैसे खेती बड़ी हो जाएगी उसके बाद में आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर पाएंगे। फरीदा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, फाइन। आपने हैंड रेज किया था। हेलो। हाँ या मैडम, या बोलिए। हेलो हेलो। मैं बाद में पूछ लूंगी सर। ठीक है, हेलो। थैंक यू। म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ। ये म्यूट कर दिया। तो ये जो व्यवस्था है, जो प्रौद्योगिक की व्यवस्था है, उसमें पहला हो गया किसी को उद्योग का दर्जा दिया जाए। दूसरा, जो लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है उनको मिला करके उसका आकार बड़ा कर दिया जाए। आकार बड़ा होने से जो फायदा ये है, एक तो जो छोटे छोटे किसान हैं वो वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर पाते। तो बड़े जब खेत के आकार हो जाएंगे तो उसमें आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसमें अच्छी तरह के बीज लगा रहे हैं, ये बड़ी लैंड होल्डिंग हो गई तो हो सकता है बैंक वाला भी आपको लोन देने में नहीं हिचकिचाए। एक कोऑपरेटिव हो गई जहां पर 100-200 एकड़ की खेती एक आदमी, मतलब एक कोऑपरेटिव हो करके हो रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत हो जाती है। जब उसकी स्ट्रेंथ हो गई तो वो मार्केट में डिस्ट्रेस सेल नहीं करेगा। जब आदमी व्यक्तिगत रूप से कुछ आदमी पैदा कर रहा है और वो मान लीजिए 2-4-10 टन कुछ पैदा किया, वो जैसे मार्केट में गया तो डिस्ट्रेस हो जाता है कि अब 1 दिन हो गया नहीं बिका, 2 दिन, भाई जितने भी दाम में लो मुझे कुछ भी पैसा दो, हम घर जाते हैं। लेकिन जब वो संगठित होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग में होगा, तब क्या होगा, वो उसके लिए समस्या नहीं होगी। अभी दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव भी अलग अलग स्तर की होनी चाहिए। एक तो हो गया प्रोड्यूसर से कोऑपरेटिव, कि वो आदमी जो पैदा कर रहे हैं, जितना पैदा करने वाले लोग हैं वो मिल करके उन्होंने पैदा किया, तो उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था होगी कि कैसे किया जाए। प्रोडक्ट में उसकी व्यवस्था दी गई है। अभी समय नहीं है, नहीं तो वो समय खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट कर रहे हैं। तो जब सामान पैदा हो गया उसके बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग, उसके लिए अलग से कोऑपरेटिव होनी चाहिए, जो कि मार्केट वो उसके भी मेंबर्स वही लोग होंगे
कोऑपरेटिव अलग होगी, लेकिन उसके मेंबर्स वही लोग होंगे जिन्होंने उसको पैदा किया। लेकिन जब पैदा किया है तो उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है जो जो कि खेतों के मालिक भी है, एक वो है जो कि खेतों में मजदूरी किए हैं। तो खेतों की मजदूरी किए हैं, एक बार उत्पाद हो गया उसके बाद से उनका रोल कम हो जाता है। तो जो लोग जिन्होंने उत्पादन किया और उन्हीं का सामान हो गया, उसके बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सिस्टम जो बनेगा उसमें वो भी उसके मेंबर होंगे। तो जब उसका जो सेल होगा तो सेल में भी जो उसका फायदा होगा उस फायदा को किसान को मिलेगा। दूसरा चीज जो प्रभुत्व की व्यवस्था में कहा गया, कोई भी कच्चा सामान बाहर नहीं जाना चाहिए। भाई कोई आदमी गेहूं तो खाता नहीं है, ना कोई आदमी धान खाता है, सब लोग चावल खाते हैं और सब लोग आटा आटा का उपयोग करते हैं। गेहूं तो कच्चा कोई नहीं खाता। तो उसको गेहूं से आटा बनाने की जो व्यवस्था है वो किसान के पास भी क्यों ना हो। यदि किसान के पास में वो व्यवस्था होगी, यदि उस कोऑपरेटिव में के अंदर अंतर्गत ही उसको आटा बनाना होगा, तो उसके जो आटा बनाने की प्रक्रिया का जो लाभ है, जो हमने बोला ना पहले कि 20 रुपए से 15 रुपए से लेकर के 35 रुपए क्यों हो गया। गेहूं से आटा बना, आटा बन करके उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 35 रुपए हो गई। तो लेकिन उसका लाभ बहुत लोगों को मिल रहा है, किसान को लाभ नहीं मिल रहा। किसान को लाभ कब मिलेगा, उसकी जो वैल्यू चेन है वो जैसे जैसे वैल्यू चेन ऐड करता जाएगा। मान लीजिए उसी आटे से एक आदमी ने ब्रेड बना दिया, तो अब ब्रेड की जो कीमत हो गई ना वो 100 रुपए हो गई। 1 किलो आटे से जो ब्रेड बनेगा वो 100 रुपए में बनेगा। तो अभी तो 35 रुपए में था, वो बाद में उसकी वैल्यू 100 रुपए हो गई। उससे बिस्कुट बना दिए गए तो हो सकता है उसकी कीमत 500 रुपए हो जाए, इससे कुछ और बना दिया जाए। अब ये जो वैल्यू चेन सिस्टम जो है उसमें जो किसान है उनका कोई भी रोल नहीं है। यही एक कारण है कि बिचौलिए जो पैदा नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, और जो वास्तव में मेहनत करता है, पैदा करता है, उसको उसका फायदा नहीं होता। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां पर कि जो जितने भी जो आइटम वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो वैल्यू चेन सिस्टम है, जैसे मान लीजिए उसने सरसों पैदा की तो सरसों को मार्केट में बेच देगा। भाई क्यों बेचे, उसकी एक कोऑपरेटिव वो बना ले जहां पर कि उसका तेल बनाए, क्योंकि लोग सरसों तो नहीं खाते, लोग तेल खाते हैं। फिर तेल को मार्केट में बेचे, फिर तेल से भी यदि उसको डालडा बनाना है तो उसे तेल से डालडा बनाए, या कुछ और बनाना है, बहुत सारे सिस्टम उससे बनेंगे, वो सारी चीज बनाता रहेगा। और उसका जो वैल्यू चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका फायदा भी किसानों को होता जाएगा। फिर ये जो बीच के बिचौलियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, किसानों को इससे लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था प्रभुत्व में है, ये व्यवस्था किसी सरकार के पास में नहीं है। कोई इसको समझना नहीं चाहता क्योंकि सभी के वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब हम इसके बाद में, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा हम लोग के पास में, तो हम चर्चा करते हैं इन 3 बिलों के बारे में। ये तीनों बिल क्या है। एक तो जो बिल है उसमें ये कहा गया कि आप अपना सामान, पहले क्या था, एपीएमसी कंसेप्ट था, मंडी का कंसेप्ट था। तो हर किसान के लिए उसके पास का जो मंडी है वहां पर ही अपना अनाज बेच सकता था, और वो कहीं बाहर जाकर के नहीं बेच, उसके लिए बाध्यता थी कि तुमको माल भेजना है, लेके पैदा किए हो तो उस मंडी में लेके जाओ, वहीं पर बेचो, और उस मंडी में जो भी कीमत लगेगी, जैसा भी होगा, वो मंडी वाले लोग उसको डिसाइड करेंगे। अब इन्होंने इस बिल में ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप मंडी में भी बेच सकते हो या कहीं और भी बेच सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। उसको एक थोड़ी सी, किसानों को थोड़ी सी आजादी मिल गई। दूसरा जो बिल लेकर के आए
वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था इसके पहले भी सरकारों ने की थी, एक छोटे स्तर पर चल रही थी। अब इन्होंने इस बिल में ला करके इसके स्तर को और बढ़ा दिया, इसका लेवल बढ़ गया। उसमें यह व्यवस्था होगी कि एक व्यापारी को एक तरह का माल चाहिए और एक क्वांटिटी का माल चाहिए, तो वो किसान के पास जाएगा, बोलेगा भाई हमको आलू चाहिए, आलू का साइज ये होना चाहिए, उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, इस वैरायटी का है, चाहो कोई तुम चाहते हो तो हम तुमको बीज प्रोवाइड कर देते हैं, उसके लिए हम खाद तुमको दे देंगे। तो जो पैदा होगा उसकी जो कीमत है, ये कीमत होगी, इतना पैसा हम तुमको देंगे। खेत तुम्हारा, केवल मेहनत तुमको करनी है, उस समय तक उपजाना है, उपजाने के बाद में जो भी होगा वो हम खरीद लेंगे। उसका एक करार किसान और उसके बीच में होगा, जो भी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा समझा जाता है कि मान लीजिए आलू की कीमत, उसको मालूम है कि जब मार्केट में आलू आता है सब लोग उगाने लगते हैं, तो उस कीमत 10 रुपए किलो मान लीजिए हो जाती है, 5 रुपए किलो हो जाती है। तो उसको मालूम है पिछले साल तो 5 रुपए किलो आलू बिका था, तो ये आदमी कह रहा है, तो वो बोलता है 10 रुपए हम आपको देंगे, तो खुश होकर करेगा, भाई पिछले साल से हमको ज्यादा फायदा होगा और हमारा माल हमको कहीं इधर लेके भागना नहीं पड़ेगा, ये आदमी हमारे यहाँ से उठाएगा, लेके चला जाएगा। तो ये दूसरे बिल की व्यवस्था थी व्यवस्था की गई। इस पर भी लोगों की अलग अलग राय है। उसमें यह है कि भाई एक जो व्यापारी जो पैसा लगा रहा है, ये आकर के उसने पैसा माल नहीं खरीदा, या उससे बोला कि भाई जो हमने करार किया था और जिस क्वालिटी का तुमको सामान तैयार करना था, तुमने उस तरह का सामान तैयार नहीं किया है, तो मैं इस सामान की कीमत नहीं दे पाऊंगा, या कोई डिस्प्यूट हो गया आपस में। ऐसी स्थिति में क्या किसान मजिस्ट्रेट के पास में जाएगा कि देखिए साहब हमारा सामान नहीं ले रहा, हमने तो उसके लिए पैदा किया था, मैं क्या करूँ? उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, या जो दोनों का जो रिश्ता है वो अनहोली टाइप का है। एक बहुत बड़ा व्यापारी पैसे वाला है और एक आदमी बहुत गरीब किसान है, वो आपस में कैसे एग्रीमेंट करके, उस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? तो ये एक उसकी लोगों ने कहा कि भाई इस तरह का, लेकिन जनरली देखा गया कि पहले जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही थी, वहां पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना कमिटमेंट पूरा कर रही थी, तो वहां भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात देखी नहीं गई थी। तीसरा जो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, जो एक एक्ट था पुराना, जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसकी होल्डिंग की एक सीमा होती थी कि एक आदमी इससे ज्यादा की सीमा तक कोई सामान नहीं रख सकता। तो उसमें दलहन, तिलहन और खाद्यान्न, ये तीन तरह के अलग अलग होते थे। उस पर तो अंकुश होता था कि भाई उससे उससे ज्यादा तुम खरीद करके नहीं रख सकते अपने पास में। इसको इस तीसरे एक्ट में अबॉलिश कर दिया गया। तो उसके लिए भी ये हुआ कि भाई ये तो मान लीजिए होर्डिंग हो जाएगी, काला बाजारी हो जाएगी। हालांकि देखा गया है कि जहां भी पूंजीपतियों के पास में इस तरह की सुविधा दी गई है, तो काला बाजारी बहुत ज्यादा होती है। और ये जो व्यापारी वर्ग है वो केवल प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो चैरिटी के लिए तो काम करता नहीं है। उसका काम ही है उस व्यापार में, ये तो उसके 10-20 हजार आदमी मर भी जाते हैं। मान लीजिए उससे उठा करके जितना पैदा हुआ अपने गोदाम में रख लिया और सामान बाहर निकाल नहीं रहा है, तो क्योंकि अब उसके वास्ते लीगल राइट हो गया ना कि हम सामान जितना खरीद कर रख लेते हैं। और स्केर्सिटी ये तो क्रिएट कर दे, तो वही तो 10 रुपए की चीज है 20 रुपए में मार्केट में बिकेगी, 25 रुपए में बिकेगी। इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकता है और वो अपने सामान को हो सकता है सड़ने दे। थोड़ा सामान सड़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्बाद हो जाएगा तो पड़ने, लेकिन हम मार्केट में भाव नहीं गिराएंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं पहले भी उन्हीं कारणों से तो ये एक्ट आया था।
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो पहले आया था, तो लोगों का ये संशय है कि इस तरह का करने से ये जो पूंजीपति वर्ग है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी इन चीज़ों की स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर रही है, तो उसकी एक आशंका है कि ये सारा जो पूंजीपति वर्ग है, वैश्य वर्ग है, ये इसका आधिपत्य हो जाएगा और फिर उसका समाज में बुरा असर पड़ेगा। तो ये उसकी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली समय हमारे पास में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मुश्किल से 5 मिनट रह गया है। तो मैं चाहूँगा कि ये कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर लें, क्योंकि मोटा मोटी तो यही है उसके बिल में होना क्या चाहिए था, आज की व्यवस्था क्या है, उस पर हमने चर्चा कर ली। तो ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब उसका एक पॉजिटिव साइड है भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। संभावनाएं हैं कि उसके किसानों को लाभ भी मिल जाएगा, और ऐसी भी संभावनाएं हैं यदि मान लीजिए किसान को थोड़ा लाभ मिल भी गया, लेकिन जो उपभोक्ता है, जो हम लोग हैं, जो कृषि के सामान को खाते हैं खरीद करके, हमें नुकसान ज्यादा करना पड़ सकता है। इसका एक पक्ष और भी है, वो ये है, सरकार का ये मानना था कि सरकार जब इन कामों को अपने आप से करती है, जैसे उनके एफसीआई एक सिस्टम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उनका जो मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंट नहीं होता, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कुशल नहीं होती, बहुत सारी, क्योंकि उसमें किसी का व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग नौकरी करते हैं। वहां पर कुछ नुकसान हो गया, मान ली गोदाम में पानी भर गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, पानी भर गया, ऊपर से छत से पानी निकल गया, तो गेहूं खराब हो गया, चावल खराब हो गया, जब दाल खराब हो गई तो हो गई। लेकिन एक व्यापारी जब अपना पैसा लगाता है तो वो पूरी सुनिश्चितता करेगा कि कोई भी सामान बर्बाद ना हो। तो जो व्यापारी वर्ग का जो मैनेजमेंट है वो काफी इफिशिएंट होगा, सरकारी व्यवस्था इतनी इफिशिएंट नहीं है, ये बात सही भी है। हम ये नहीं कहते कि वो सारा व्यापारी वर्ग, क्योंकि जो सरकारें हैं वो इसमें समय अपना नहीं लगाना चाहती कि जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उसको कैसे कुशल किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब व्यापारी पे छोड़ दो। व्यापारी बाद में क्या करेगा वो एक अलग बात होगी, लेकिन क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था है, उनको व्यापारियों का ही ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उस तरह की छूटें व्यापारी वर्ग को दिया गया। अब व्यापारी वर्ग कहता है कि भाई आप जो जितना बर्बाद करते हो हम तो उतना बर्बाद नहीं करेंगे, तो जो बर्बादी कम हो गई वो उतना हमारा फायदा भी हो जाएगा। इस तरह की दलीलें आपस में दी जाती हैं। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, 2 मिनट बाकी रह गया केवल। हेलो, कोई प्रश्न है क्या? हमारी आवाज जा रही है? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है अच्छा सागर कोई, सर। हाँ हाँ जी, कमलेश जी, तो कोई ऐसा कोई सर प्रश्न कोई है? प्रश्न तो नहीं है, लेकिन कुछ डिस्कशंस हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन अभी टाइम तो नहीं है, तो इसलिए सोच हाँ रहे हैं कि अगले सेशन में अगर संभव रहा तो थोड़ा टाइम हमें मिल जाए तो हम कुछ बात करेंगे। नहीं, आपके जो पॉइंट है ना, आप हम आपको मैसेज कर दीजिए हम लोग को, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आप डाल दीजिए कि ये इश्यूज है, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं फिर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, हाँ, वो ऐसा उससे ही क्या होगा करना कि, पड़ेगा। हाँ मतलब उससे क्या होगा कि आपकी जो बातें हैं वो हम समझ लेंगे, उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। नहीं तो फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे, अपने अलग ढंग से करेंगे, आपको लगेगा नहीं मेरी बात तो केवल इतनी ही थी। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा लोग केंद्रित होकर के बात कर पाएंगे, अपने मनोभाव को उजागर कर पाएंगे। तो ठीक है सर। हाँ। अभी तो 1 मिनट बाकी रह गया है, तो
वीरेंद्र जी कुछ है कि आपकी तरफ से कोई? नहीं, मेरे पास सवाल नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, नहीं आपका ये आग्रह था इसके ऊपर कि इसके ऊपर एक अलग से क्लास हो, तो हमने कहा कर लेते हमने हमने बढ़िया क्लास किया, बहुत बढ़िया किया। अच्छा, तो अभी तो आपकी बातें जितना मेरे समझ से भी बहुत कृषि उद्योग पे अभी बहुत 25% ही आ पाई है। हाँ हाँ, नहीं अभी हमारा जो एक समय इतना सीमित रहता है कि बहुत सारी बातें हम कर भी नहीं पाते तो हैं। शुरुआत है, अभी आगे आगे चलेंगे। हाँ हाँ उसमें, हाँ, तो अभी आगे 2-4 क्लास में पूरी हो पाएंगी, हाँ हाँ 2-4 सेशन में। नहीं, उसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट होना, फिर उस पॉइंट के ऊपर भी क्लास लिया जा सकता है, ये उसमें वो हो सकता है। वो दिमाग में आएगा तो मैं आपको देख मैसेज कर दूंगा, हाँ उसको मैसेज ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। हाँ ग्रुप में मैसेज कर ये दीजिए, सवाल मैंने ग्रुप फिर में। हाँ तो उसके यहाँ से फिर उन्हीं विषयों को लेकर के फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इस टॉपिक को मॉर्निंग में फिर एक बार सुनते हैं हम, हाँ फिर जो ठीक सवाल बनते हैं फिर हम आपको मैसेज करते हैं। ठीक है जरूर। वाह। तो मेरे ख्याल से फिर हम लोग अभी समय भी खत्म ही हो जाएगा।